आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। भाई, कहाँ की तैयारी? आज इतनी जल्दी क्यों निकल रहा है घर? किसी ने प्रतीक के केबिन का दरवाजा खोलते हुए पूछा। प्रतीक फाइलों को अलमारी में लॉक करते हुए पलटा देखा। दरवाजे पर ऋषभ खड़े था। ऋषभ ने फिर इशारे से पूछा, कहाँ? प्रतीक जल्दी जल्दी अपने काम में व्यस्त होते हुए बोला, बाजार जाना है। तू भूल गया, कल ट्रेन है, मेरी निकलना है। तू भी बाजार चल, शॉपिंग करनी है। ओके, वेट 10 मिनट्स, यू जस्ट लॉक योर कैबिन, आई एम कमिंग। ऋषभ बोलते हुआ चला गया। ऋषभ और प्रतीक एक ही ऑफिस में साथ काम करते और फ्लैटमेट और कॉलेज टाइम से पक्के यार है। प्रतीक को कल दार्जिलिंग जाना है, घूमने, तो उसी के लिए शॉपिंग करनी है। दोनों ऑफिस के काम खत्म करके शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। दोनों शॉपिंग खत्म करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में ऋषभ प्रतीक की तरफ गुस्से से देखता है। प्रतीक अनजान बनते हुए बोलता है, क्या? मैंने क्या किया यार? अब यार उसको एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं जब उसका रेट कम है? कमीने, इतना पैसा कहाँ ले जाएगा तेरे पापा? इतने बड़ैढे आदमी, फिर भी तू इतना मोलभाव करता है। क्या हो जाए अगर 2 पैसे उसे ज्यादा मिल जाए? ऋषभ बोला। प्रतीक ने कहा, बात पैसे की नहीं, ईमानदार की है। कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अबे भाग जल्दी, ये जनवरी के मौसम में बारिश, ठंड तो दम तोड़ डाच के मानेगी। ऋषभ चिल्लता हुआ भाग रहा था कि तभी एक एलई डैश की एकदम से प्रतीक से टकरा गई। प्रतीक और वो लड़े डेकी दोनों नीचे जमीन पर जैसे तैसे दोनों उठे। तब तक दोनों भीग चुके थे। प्रतीक गुस्से में उठा, लेकिन लड़की जल्दी में तो तुरंत चिल्लाते हुए भाग गई। देखकर नहीं चल सकते हो? प्रतीक गुस्से से देखता रह गया, मन में बड़बड़ाते हुए बोला, साड़ी के साथ हील कौन पहनता है? और मुझसे बोल रही देखकर नहीं चल सकते? और ये तुम्हारा ईयरिंग गिर गया। प्रतीक वापस बुलाता, तब तक जा चुकी थी वो। प्रतीक जल्दी से कार में आकर बैठ गया। देखा, ऋषभ भाई साहब बड़े खुश दिख रहे थे, किसी से फोन पर बात करके। अच्छा, सी यू इन द मॉर्निंग, बाय, लव यू। बोलते ही फोन रखा भी ना पाया। ऋषभ की प्रतीक बोला, कौन था वे साले? अब तू तो जा रहा है घूमने, तो मैं अकेले कैसे रहूंगा? तो अदिति आ रही है सुबह। ऋषभ खुश होते ही बोला। प्रतीक ने कहा, अबे साले, ये कब हुआ? उसको कब बताया तूने? ऋषभ चिढ़ाते हुए बोला, अरे उसके ऑफिस का काम है तो 3 दिन यही रुकेगी बस यार। और तू ये चोर कब से बन गया वे? उस लड़की का झुमका क्यों ले आया? अबे चुप गिर गया था, जब तक देखा तो निकल गई तो ले आया। और बेवकूफ लड़की खुद देखकर नहीं चलती और मुझे चिल्ला रही थी। प्रतीक मुंह बनाते हुए बोला, बातें करते करते दोनों घर चल दिए। इधर निशी कहाँ रह जाती हो? और ये क्या बारिश के साथ डुबकी भी लगा आई तुम? दिया हंसते हुए बोली कि तभी निशी चिल्लाई, मुझे शौक नहीं पता, नहीं कौन बदतमीज था, टकरा गया कमीना। दिया फिर बोली, तुझको मैंने झुमके दिए थे, एक कहाँ गिरा आई यार? तुमको अब कुछ नहीं दूंगी, सब बेकार कर देती हो। अरे नहीं मेरी जान, सॉरी, अब पता नहीं कहाँ गिर गया, सॉरी, अब घर चले। निशी दिया को समझते हुए बोली, दोनों घर चल देते हैं। प्रतीक पैकिंग में बिजी था। 1 बैग 2 बैग, ये देख। ऋषभ बोला, तू घूमने जा रहा है या घर बसाने इतने बैग? प्रतीक मुस्कुराया, तभी नजर उस झुमके पर पेड़िड ही। उसे देख मन ये बोलते वापस आपने एक्सेसरीज बैग रख दिया। पागल लडर डहकी। अगले दिन हॉल में बैठ ऋषभ और अदिति साथ में घूमने तैयारी कर रहे थे और प्रतीक दार्जिलिंग निकलने की। और प्रतीक अपना बैग पैक और एक छोटा सा बैग ले चलने लगा तो ऋषभ देखकर बोला, अबे तूने रात को 3 बैग पैक किए थे और लेकर बस ये छोटे बैग लेकर जा रहा है। प्रतीक बोला, अरे घूमने जा रहा हूं, मस्ती करूंगा, बाकी सामान वही खरीद लूंगा। यार रुक, अब चलता हूं, ट्रेन है मेरी, ख्याल रखना अपना और अदिति भाभी जी का भी। अदिति बीच में टोकते बोली, तुम कब भाभी ला रहे हो यार? और क्लीन शेव कर ली, लुक चेंज, स्मार्ट लग रहे हो, देखना कहीं वही भाभी ना मिल जाए। और सब हंस दिए। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, बस उस हैवी बियर्ड लुक से मन भर गया था तो चेंज यार। ट्रेन आ चुकी थी। प्रतीक ट्रेन के 2 सीटर केबिन में बैठ गाने सुन रहा था कि तभी एकदम दरवाजा खुला और एक लड़की आती है। बिल्कुल अजीब एएफ जीन्स, जगह जगह फटा हुआ और खुले घुघराले बाल और सनग्लास के साथ अचानक प्रतीक के गोद में बैग फेंक दिया और चिल्लाती है, टीटी।
हुआ तो अपनी मनमानी चलाएगा। तू तेरी तो कंप्लेन करती हूं। प्रतीक बैग फेंकने की हरकत से गुस्साते हुए बोला। दिखाई नहीं देता क्या तुमको क्या? लडडैकी पलट के देखते बोली। अरे वो देखा नहीं, साइड से रख दो तुम। हद है, गलती भी अकदड्याज भी प्रतीक मन में सोचने लगा और बैग उसकी सीट पर फेंक कर बोला, तमीज नहीं है क्या? और खिड़की की तरफ देखने लगा। वो प्रतीक की बात इग्नोर कर अपनी सीट बैठ गई। प्रतीक फोन चार्ज करने के लिए बैग से चार्जर निकला, तभी वो झुमका नीचे गिर गया। तभी निशी झुमका देख बोली, एक्सक्यूज मी, ये झुमका कहाँ से मिला तुम्हें? प्रतीक बोला, तुमसे मतलब? निशी गुस्से में देखते बोली, ये मेरा है, खो गया था, तुमको कहाँ से मिल गया? प्रतीक ने कहा, कल एक बदतमीज लद्दा डेडकी टकरा गई थी, उसी का गिर गया था। निशी छल्लाती हुई बोली, वो लड्डैडकी में ही हूं, और बदतमीज किसको बोला देखकर खुद नहीं चलते हो? प्रतीक गुस्से में कहा, ओ हेलो, साड़ी के साथ हील पहने के कौन भागता है, गिरोगी ही। तुमसे मतलब? तुम बताओगे क्या पहनूं या ना पहनूं? और तुम वापस नहीं कर सकते थे अगर गिर गया था? निशी अकदर ढहते हुए बोली। प्रतीक ने कहा, यही काम नहीं मेरे पास कि लोगों से टकराने के बाद उनके सामान वापस करता रहूं। समझी, तुम गलती भी खुद की और अकड़डेज भी खुद दिखाओ। तुम्हारे साथ अब तो अकेले इस केबिन में और नहीं रह सकता। टी से बोल के सीट चेंज करता हूं, वरना पूरा सफ़र खराब कर दोगी। हाँ, मुझे भी शौक नहीं। अपना सफ़र खराब करने का मैं खुद उस कमीने टीटी से बोल सीट चेंज करती हूं। दोनों गुस्से में केबिन से निकलकर टीटी के पास चल देते, एक केबिन के इस तरफ तो दूसरा उस तरफ। लेकिन तभी ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती है और ट्रेन चल देती है। छुक 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 चलो। ये चली रेलगाड़ी ही ट्रेन कानपुर सेंट्रल से निकल चुकी है, धीरे धीरे कानपुर पार करती है। अरे ये क्या, दोनों अभी भी एक ही केबिन में, लेकिन ये क्या, दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। प्रतीक मन में बड़ा बड्डाता है टीटी। सच में कमीना है, एक सीट जुगाड़ाच नहीं करा सकता है, इतनी फुल है ट्रेन क्या। तभी नज़र खड़े ढहकी के बाहर पड़े रहती है। बने वो झोपड़ी घरों पर गरीबी और गंदगी में रहते लोग, और इतनी ठंड में कम कपडडहों में खेलते बच्चे जिनको बस अपनी दुनिया से मतलब है। तभी कानपुर की एक अलग खूबसूरती गंगा नदी। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी और प्रतीक दरवाजे पर खड़े हो पीछे भागती खूबसूरती को कैद करता है। और ट्रेन संगम के अर्धकुंभ से प्रयागराज स्टेशन पर आ चुकी थी। प्रतीक केबिन में अंदर आया, देखा निशी खिड़ढकी बैठी थी। तभी अचानक लगे ब्रेक से उसकी नज़र सीट के नीचे से निकले, उस झुमके पर पड़ी ढी जो अभी भी नीचे था। शायद एल्डर ढाई के चक्कर में उसे दोनों लोग उठाना भूल गए। प्रतीक ने झुककर उसे उठाया तो निशी देख बोली, ये मेरा है, मुझे दो। प्रतीक चुपचाप देकर बैठ जाता है, सोचता है इतनी अकड़डेउफ। तभी एक आवाज से प्रतीक से चौंक जाता है। आवाज निशी की उससे बोली, सुनो, आई एम सॉरी, वो कमीने टीटी की गुस्सा आप पर निकल गई। वैसे में निशी और आप? प्रतीक सोच में था, इतनी अकड़ढू लड़े ढकी इतनी प्यार से कैसे? निशी फिर बोली, क्या सोचने लगे आप? अरे कुछ नहीं, मैं प्रतीक और आप मुझे तुम बोल सकती हो। और एक बात और टीटी, सच में कमीना था, प्रतीक ने कहा। और दोनों हंस देते हैं। दोनों की बातों के साथ ट्रेन प्रयागराज से निकल चुकी है। धीरे धीरे एल्डर ढाई से शुरू हुई, अब दोस्ती में बदल रही थी। प्रतीक पूछता है, तुमको को कहाँ तक जाना है? सिलीगुड़ी दार्जिलिंग घूमने। और तुमको? निशी पलट के पूछती है। प्रतीक चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट दोनों को लाके कहता है, मैं भी सिलीगुड़ी घूमने। वाह क्या बात है। वैसे एक बात पूछूं? निशी, हाँ पूछो। कल तो तुम साड़ी में थी, बिल्कुल भारतीय नारी की तरह, लेकिन आज ये इतना एरफ लुक क्यों? प्रतीक ने जानने की उत्सुकता से पूछा। निशी बोली, अरे यार, वो कल घर में पार्टी थी तो और मेरी माँ को पसंद नहीं की मैं ऐसे फटे छोटे कपड़े पहनूं, इसीलिए। और वैसे तुम भी कल, जहां तक मुझे थोड़ा बहुत याद है, फॉर्मल लुक दाढ़ी के साथ थे, लेकिन आज तो अलग ही है, मैं पहचान नहीं पाई। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, पहचान तो हम भी नहीं पाए तुमको। वैसे और ये लुक तो बस घूमने के लिए बनाया है। रात के 11:45 हो रहे थे। दोनों बातों में इतना व्यस्त कि सोना ही भूल गए। अरे यार, प्यास और भूख लगी है, कुछ है तुम्हारे पास? निशी ने पूछती है। प्रतीक जवाब देता है, नहीं अभी तो नहीं, लेकिन ट्रेन की स्पीड कम हो रही है, कोई स्टेशन आ रहा है, ले लेना कुछ भी। ट्रेन स्टेशन पर आके रुकती है।
निशी कुछ पैसे लेकर नीचे जाती है और उस छोटे से बिल्कुल खाली स्टेशन पर अपने लिए मुश्किल से फ्रूट ढूंढकर खरीदती है। जैसे ही वापस ट्रेन की तरफ आती है कि तभी एक आदमी अचानक से उसके हाथ से पैसे छीनकर भागता है। निशी चिल्लाती है, चोर चोर! लेकिन किसी को आसपास ना पाकर खुद उसके पीछे भागती है। वो चोर सीढ़ियों के ऊपर से ऊपर तरफ जाता है। इधर प्रतीक आवाज सुनकर बाहर आता है, लेकिन उसे निशी नहीं दिखती तो उसे वो इधर उधर देखने लगता है। यहां ओवरब्रिज के ऊपर निशी को एक चौकीदार वाला सोता दिखता। वो चिल्लाती है, ओ ये चोर! चौकीदार हड़बड़ा के उठता है और चोर की तरफ लपकता है, लेकिन चोर उसे धक्का देकर भाग जाता है। निशी दौड़ ढहते हुए पुलिस वाले से बोलती है, फट्टू चूड़ियां पहन ले कमीने। तभी प्रतीक की नज़र ब्रिज पर भागती निशी पर पड़ी रहती है। वो उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में ट्रेन का हॉर्न बजता है और ट्रेन चल देती है। दोनों हॉर्न सुन के चोर को छोड़ डेट ट्रेन की तरफ भागते हैं, लेकिन ज्यादा दूर निकल आने के कारण ट्रेन रफ्तार पकड़ डेटीश लेती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। दोनों भागते भागते थक जाते हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी है। अब दोनों एक अनजान स्टेशन पर एक दूसरे को देख रहे हैं। बस, अरे तुम्हारी आंख में आंसू, तुम रोती भी हो, प्रतीक निशी को देखते बोला। तभी प्लेटफॉर्म की लाइट एकदम से बंद हो जाती है। निशी पलटकर प्रतीक से चिपक गई। प्रतीक इस अचानक मिलन से चौंक गया, लेकिन उसके उदास मन और डरे हुए चेहरे को देख कुछ नहीं बोल पाया। पहली बार कोई लड़के की उसके इतने करीब थी, इसीलिए सोच ही नहीं पाया कि क्या करे। प्रतीक ने महसूस किया उसकी धड़कन निशी की धड़कन की आगे बंद हो चुकी है और निशी का दिल डर से इतनी तेज धड़क रहा था कि वो उसे अपने सीने में महसूस कर सकता था। तभी खुद को संभालते हुए निशी के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से उसके कान में बोला, डरो मत, मैं हूं ना। अच्छा, अब घर फोन लगा दो और बता दो मैं प्रॉब्लम में हूं। तभी लाइट आ जाती है। निशी खुद को प्रतीक के साथ से देख खुद एकदम से अलग करती है। उसकी आंखें में उसका शर्माना प्रतीक साफ साफ दिख रहा होती है। फिर वो अपना फ़ोन देखती है, लेकिन फ़ोन उसके पास नहीं होता लगता है। फ़ोन ट्रेन में ही है, क्या करूं? अब मैं इस अनजान जगह रात के 12 बजे किसी दानापुर स्टेशन पर हूं। हद होती है यार, निशी चिल्लाते हुए बोली। प्रतीक ने कहा, अच्छा मेरे से कर लो फ़ोन। निशी थोड़ा डरते हुए बोली, मैं घर से भागकर आई हूं, फ़ोन नहीं कर सकती हूं। क्या क्या बोल रही हो? तुम भाग कर आई हो, क्यों लेकिन? प्रतीक ने परेशान होते हुए पूछा। निशी ने कहा, बाद में बताऊंगी, अभी कुछ करो ना। तुम्हारे पास तो पैसे होंगे। नहीं यार, जल्दी में पर्स ट्रेन में ही रह गया। प्रतीक परेशान होते हुए बोला। अब कैसे क्या होगा? मैं क्या करूंगी? घर में सब परेशान हो जाएंगे। निशी बाडे डी चा बढ़ाती रही। तभी प्रतीक किसी से फ़ोन पर बात करता है। हेलो पापा, एक हेल्प कर दीजिए, प्रतीक पापा से बात करते हुए बोला। फ़ोन के उस तरफ से पापा बोले, आखिर आ गई, हमारी याद बताओ, क्या मदद करे? सुनकर प्रतीक को गुस्सा तो बहुत आया। दिल किया कि फ़ोन रख दे, लेकिन निशी को परेशान देख बोला, एक कार चाहिए दानापुर स्टेशन पर, मैं लोकेशन सेंड कर देता हूं। इतना बोलकर फ़ोन रख दिया। तुम्हारे पापा क्या कर लेंगे यहां? वो तो इतनी दूर है। निशी ने सोचते हुए। प्रतीक मुस्कराया और कहा, बाहर चलो, अलगे स्टेशन पर ट्रेन भी पकड़ रही हनी है। निशी, कैसे? हम इतनी जल्दी कैसे पहुंचेंगे? दोनों बाहर आने लगे। तभी निशी ने धीरे से अपना हाथ प्रतीक के हाथ में थमा दिया। प्रतीक ने एक पहले दोनों हाथों की ओर देखा, फिर निशी की ओर चुपचाप उसका हाथ पकड़ डेच कर चल दिया। निशी बिना उसकी तरफ देख बोली, हल्का सा डर लग रहा है, हमको इसीलिए पकड़ डेच लिया है। प्रतीक फिर मुस्कराया। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। देखा निशी को कम कब्रडो की वजह से ठंड लग रही है। प्रतीक ने आसपास आग की उम्मीद से देखा, लेकिन सन्नाटे के अलावा वहां कुछ नहीं था, तो अपनी जैकेट उतरकर निशी को पहना दी। निशी ने जैकेट को कसकर पहन लिया। जब थोड़ी गर्माहट लगी तो प्रतीक की तरफ देखा तो अब उसे ठंड लगने लगी। निशी प्रतीक के करीब, बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। निशी को फिर इतने करीब देख प्रतीक फिर शर्मा गया, लेकिन जब निशी की आंखों में देखा तो दोनों ने आंखों ही आंखों में हजारों बातें कर ली और फिर एक बार फिर एक दूसरे उतने ही करीब आ गए। ठंड शायद दोनों के होठों के मिलन से गायब होने को तैयार थी, लेकिन तभी सामने 2 स्पोर्ट कार आ गई। कार की तेज रोशनी से एकदम से दोनों अलग हुए। एक ड्राइवर निकलकर बाहर आया, बोला, सर कहाँ चलना है? चले, तुम पीछे वाली गाड़ी में आओ, ये गाड़ी हम चलाएंगे।
प्रतीक ने निशी के लिए दरवाज़ा खोला। निशी के मन में हजारों सवाल आए। उसने पूछने की कोशिश की तो प्रतीक बोला, अभी कुछ नहीं, ट्रेन पकड़ डेच ले पहले, और ये ड्राइव एंजॉय करो बस। निशी ने हाँ में सर हिला दिया। और तुम लोग सीधे बेगूसराय स्टेशन पर मिलना। प्रतीक ने दूसरी कार में बैठे ड्राइवर को आदेश दिया और गाड़ी स्टार्ट कर चल दिया। कुछ ही देर गाड़ी हवा से बातें करने लगी। निशी सब भूल कर बस एंजॉय कर रही थी और चिल्लाए जा रही थी, और तेज। जिस सफ़र को ट्रेन से 2 घंटे लगते हैं उसे प्रतीक ने 2 घंटे से कम समय में खत्म कर दिया। दोनों बेगूसराय स्टेशन पर पहुंच चुके थे। देखा, ट्रेन पहले से ही वहां खडेड़ ही थी। दोनों तुरंत भागे और जल्दी से ट्रेन में चराज गए। जब कैबिन पहुंचे तो थकान के कारण दोनों सीट पर धम से बैठ गए। सुबह के 4 बज रहे थे और दोनों एक दूसरे को देख मुस्करा रहे थे, लेकिन थकान के कारण कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अब सुबह के 7 बज रहे हैं। सूरज की मीठी सी किरण खिड़की से सीधे प्रतीक के चेहरे पर लग रही है। सुबह के सूरज की रोशनी खिड़की से सीधे प्रतीक के मुंह पर पड़ी रहते हुए उसको एक नई सुबह का एहसास करा रही थी। आंखें जब नीचे झुकी देखा, निशी उसकी गोद में सर रखकर सो रही थी। ना जाने क्यों प्रतीक की हिम्मत नहीं हुई उसे उठाने की, बस एक नज़र उसे देखता रहा। वो मीठी धूप निशी के चेहरे को एक अलग ही चमक दे रही थी। प्रतीक ने धीरे धीरे से उसके चेहरे पर आते बालों को हटा दिया, लेकिन तभी निशी की आंख खुल गई। खुद को प्रतीक की गोद में देख उठी और बोली, सॉरी, वो रात को याद नहीं रहा होगा। अरे कोई बात नहीं, प्रतीक हंसते हुए बोला। थोड़ी देर बाद अब दोनों अपनी सीट पर चुपचाप बैठे खिड़की के बाहर वो बर्फीले पहाड़ों का देख रहे थे। ट्रेन सिक्किम में आ चुकी थी। बस कुछ घंटों का सफ़र और बाकी था। तभी चाय आती है। प्रतीक केबिन की शांति को तोड़ ढाते हुए पूछता है, तुम घर से क्यों भागकर आई हो? निशी हंस देती कहती है, मैं ऐसी ही हूं, वो मुझे मज़ा आता है। ऐसा पागलपन करने में वैसे घर पर एक छोटा सा खत छोड़ कराई थी। प्रतीक चौंकते हुए, घर में सब परेशान नहीं होते हैं? अरे नहीं, उनको पता है मैं ऐसी ही हूं और विश्वास है उनको मुझ पर, और फ़ोन भी तो है, मेरे पास तो कोई बात ही नहीं। निशी चाय की गरम गरम चुस्की लेते हुए बोलती जा रही थी। और तुम बताओ, तुम्हारे एक फ़ोन से एक अनजान शहर में गाड़ी कैसे आ गई? निशी ने पूछा। प्रतीक, भारत के सबसे ज्यादा होटलों के मालिक को जानती तो होगी। अरे उनको कौन नहीं जानता, वीर सिंह है। निशी उत्सुकता से बोलती है। हाँ तो मैं उनका ही बेटा हूं। प्रतीक शांत होते हुए बोला, तुम वो प्रतीक हो और ऐसे घूम रहे हो, डर नहीं लगता तुमको? निशी चौंकते हुए बोली, प्रतीक, अरे दुनिया बस मेरा नाम जानती है, मेरी शक्ल नहीं, जैसी कि तुम भी बस अभी तक नाम ही जानती थी। तभी ट्रेन के एकदम से ब्रेक लगते हैं। इस झटके से निशी की चाय एकदम से प्रतीक के ऊपर गिर जाती है। निशी हड्डा बढ़ाकर बोलती है, ओह हाँ सॉरी, वो गलती से सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर लेता हूं। प्रतीक अपनी शर्ट साफ करते हुए बोला। प्रतीक बाथरूम आके अपनी शर्ट चेंज करता है और गेट से बाहर देखता है। बर्फ गिर रही है, ठंड बढ़ चुकी है। ट्रेन सीटी मारते हुए स्टेशन से निकलती है। अरे ये क्या, ये तो आखिरी स्टेशन से इसके बाद सिलीगुड़ी, प्रतीक सोचते हुए अंदर आता है। इधर निशी उस सीट पर कल से पड़े ढे उस झुमके को उठाती है और अपने बालों को एक तरफ करके दूसरे कान में पहन लेती है। ये देख प्रतीक मुस्करा देता है। क्या, क्यों मुस्करा रहे हो? निशी प्रतीक से पूछती है। प्रतीक, कुछ नहीं, मतलब इतनी अकड़ तारीफ भी नहीं कर सकते। निशी मन में सोचते हुए अपना बिखरा सामान पैक करती है। तो तुम्हारे साथ सफ़र बहुत मज़ेदार रहा, बस हम दोनों की मंजिल आने वाली है। प्रतीक सामान पैक करते हुए बोला। निशी हंसते हुए बोली, हाँ, ये सफ़र जिंदगी भर याद रहेगा। पता नहीं अब कब मुलाकात हो, हमारी शायद कभी हो भी नहीं। अरे पागल, एक बार बोल तो पूरे दार्जिलिंग को बता दूं, मेरे साथ कोई आया है इस शहर को एक खूबसूरत कहानी देने। प्रतीक मन में सोचता है। अरे क्या सोचने लगे तुम? निशी प्रतीक को सपने से निकलते हुए बोली। प्रतीक, अरे कुछ नहीं, तुम बोल दो पागल, ये शहर क्या पूरी दुनिया को पागल कर देगे, हम दोनों मिलकर। निशी सोचने लगी। तभी प्रतीक बोला, अरे अब तुम कहाँ खो गई आ गई, अपनी चलो उतरो। दोनों ट्रेन से उतरकर एक इस तरफ तो दूसरा उस तरफ चले जाते हैं। निशी मन में बोलती, जाने दो, कुछ कहानी अक्सर अधूरी रह जाती है। निशी स्टेशन से बाहर निकल जाती है। तभी, वैसे झुमका अच्छा लग रहा है तुम पर।
प्रतीक अचानक से आके साथ चलते हुए बोलता है। निशी बगल में उसे देख बस मुस्करा देती है। लगता है ये शहर एक और कहानी अपने अंदर लिखना चाहता है। प्रतीक बोलता है और बस धीरे से निशी का हाथ पकड़ लेता है। दोनों साथ में चल देते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।